सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं पेपर 1 के, वो उसका सीरीज़ में लेकर आई हूँ। इसके पहले भी मैंने ऑलरेडी 6-7 वीडियो बना दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप यूजीसी नेट का एक बना हुआ है प्लेलिस्ट, वहाँ पर जाके आप पूरे क्वेश्चन देख सकते हैं। और अब मैं थोड़ा सा वीडियो लंबा बनाऊंगी क्योंकि आपके पास समय बहुत ज़्यादा कम बचा है। 18 तारीख को आपका एग्ज़ाम होना फिक्स हो चुका है। 8 जून से आपके सिटी अलॉटमेंट और जो भी रिलेटेड है उससे वो बता दिया जाएगा कि कहाँ पे आपके एग्ज़ाम्स होने हैं। और हिंदी जिनका भी सब्जेक्ट है उनका फर्स्ट शिफ्ट में ही एग्ज़ाम है, 9 से 12 बजे ही आपकी एग्ज़ाम होगी और ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होगी। तो मतलब कोशिश कीजिए कि इस बार आपको हर हाल में एग्ज़ाम निकाल लेना है, क्योंकि ऑफलाइन एग्ज़ाम हर लेवल से देखा जाए तो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि जो क्वेश्चन पीछे चले जाते हैं ना, आपको स्क्रॉल करने में कंप्यूटर पे बहुत दिक्कत होता है। लेकिन ऑफलाइन एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन पहले आ रहा है आप वो क्वेश्चन को पहले बना देते हैं तो आपका समय बचता है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिएगा इस बार, जो भी बच्चे पुराने हैं जो बहुत दिन से दे रहे हैं नेट नहीं निकल रहा है, कोशिश कीजिए इस बार आपको हर हाल में निकालना है। और PYQ उसके लिए सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि PYQ से सिर्फ क्वेश्चन ही मत पढ़िए, उसका एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ के जाइए। क्योंकि मैं जब ये क्वेश्चन बनाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि एक ही टॉपिक से ना लगभग, जैसे एक आज का एग्जाम में अगर ये टॉपिक पूछा है तो आज दोपहर में भी यही टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा, कल भी इसी टॉपिक से। मतलब टॉपिक वो लोग डिसाइड कर रहे हैं और वहीं से सारा क्वेश्चन बन रहा है। तो सेकंड शिफ्ट वालों को तो बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट 9 से 12 खत्म हो जाएगा और सेकंड शिफ्ट 3 से 6 में है। तो बीच में उन लोगों के 2 घंटे का समय वो आराम से पेपर 1 देख के कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। तो आज मैं रिसर्च का ही क्वेश्चन आप लोगों को पूरा करवा रही हूँ, क्योंकि कल मैंने 18 तक बनवा दिया था और आज हम 19 नंबर से स्टार्ट करेंगे। और मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं एक्सप्लेनेशन नहीं बताऊँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराना है। तो वीडियो पॉज करके आप एक्सप्लेनेशन खुद से पढ़ लीजिएगा, जहाँ मुझे लगेगा पढ़ना जरूरी मैं वहाँ पर पढ़ दूँगी। तो स्ट्राइड्स का पूर्ण रूप क्या है? STRIDE। स्ट्राइड है स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज़ डेवलपिंग इकोनॉमी। स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज़ डेवलपिंग इकोनॉमी। देखिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, आप इसका पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा क्योंकि समय बहुत कम है इसलिए मैं नहीं बता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने हित को अनुचित रूप से बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान कहलाता है क्या? तो ये कचरा विज्ञान। अपने हित को अनुचित रूप से बढ़ावा देने के लिए जो वैज्ञानिक अनुसंधान होता है उसकी कचरा विज्ञान कहते हैं। अनुचित विज्ञान, अविज्ञान, नेमी विज्ञान या कचरा विज्ञान। तो ऑब्वियसली अगर आप ये नहीं पढ़ के जाएंगे एग्जाम में कोई भी कचरा विज्ञान पे नहीं लगाएगा। तो आइए देख लेते हैं कि अपने हित को अनुचित रूप से बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान कचरा विज्ञान जंक साइंस कहलाता है। और जंक विज्ञान गलत धारणाओं पर आधारित होता है और पक्षपाती नमूनों का उपयोग करता है। यह तथ्यों पर आधारित होता है तथा आमतौर पर किसी उत्पाद या सेवा को बेचने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी शोध में प्रतिभागियों की कौन सी श्रेणियां हैं? कोई जो शोध है उसमें कौन सी प्रतिभागियों की श्रेणियां हैं? तो इसका आंसर है आपका एक A, B, C और D। ये चारों है कि अच्छे प्रतिभागी, नकारात्मक प्रतिभागी, विश्वासी प्रतिभागी और आशंका युक्त सहभागी होते हैं। परंपरागत सहभागी नहीं होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जरूरी नहीं कि जो पहले से कर रहा है रिसर्च वो जिंदगी भर रिसर्च ही करते जाएगा। तो हमेशा यहाँ पे नए नए शोध होने का मतलब है नए नए स्टूडेंट भी आते रहेंगे। अब ये मैच करने वाला क्वेश्चन था तो मैंने क्वेश्चन हटा दिया, डायरेक्ट आपको आंसर बता रही हूँ कि प्रकरण या केस स्टडी जिसको बोलते हैं, प्रकरण अध्ययन, ये क्या है? तो एकल या कुछ व्यक्तियों का सघन अध्ययन। इसमें एक या कुछ साथ में लोग भी बैठ के इस केस स्टडी कर सकते हैं। दूसरा है प्रेक्षात्मक शोध। क्या होता है? तो हस्तक्षेप के बिना उनकी प्राकृतिक व्यवस्था में व्यवहारों का अध्ययन प्रेक्षात्मक शोध कहलाता है। अनुदैर्ध्य शोध क्या है? तो वह अध्ययन जिसमें प्रतिभागियों के एक समूह का काल अवधि में प्रेरणा और मापन किया जाता है। प्रयोजनात्मक शोध क्या है? तो चर प्रक्रिया रूप से छल योजित किए जाते हैं और पर्यावरण को यथासंभव नियंत्रित किया जाता है। आप वीडियो को रोक के 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है कि अनुसंधान, ये स्टेटमेंट वाला है, अनुसंधान में द्विबंधन प्रक्रिया अनुसंधानकर्ता की पूर्वाग्रही समस्या का प्रभावी समाधान है। क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है। और अनुसंधानकर्ता के पूर्वाग्रह की समस्या भी सहभागियों के गैर शाब्दिक संकेतन द्वारा सुलझाई जा सकती है। तो ये गलत है, जरूरी नहीं है कि आप उसको मतलब पूर्वानुमान के माध्यम से उसको सुलझा लें। तो इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक के। इसका है कि पहला सही होगा और दूसरा गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाज विज्ञान के प्रमुख ग्रैंड सिद्धांत निम्नलिखित में से किस स्तर पर कार्य करता है? जो समाज विज्ञान है उसका प्रमुख सिद्धांत किस पे काम करता है? कि निम्न स्तर पे, वर्गीकृत स्तर पे, सरल स्तर पे या अमूर्तन का उच्चतर स्तर पे? तो इसका आंसर D हो जाएगा, अमूर्तन का उच्चतर स्तर। मैंने डाल दिया है, आप वीडियो को रोक के देख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक शोध क्या है? डाटा संचालित, अनुकृतीय, सत्यापनीय या व्यक्तिनिष्ठ। तो वैज्ञानिक शोध इनमें से क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा डाटा संचालित, अनुकृतीय और सत्यापनीय। ये आपका वैज्ञानिक शोध है। व्यक्तिनिष्ठ वैज्ञानिक शोध में नहीं आता है। डाटा संचालित, अनुकृतीय और सत्यापनीय ये आपका वैज्ञानिक शोध है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वेक्षण शोध में अबाध प्रश्नों के लाभों की पहचान कीजिए। अबाध प्रश्नों के लाभों की पहचान कीजिए कि क्या क्या लाभ से होते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ए और सी। उत्तरदाता अपने स्वयं के पदों में उत्तर दे सकता है और वे असामान्य उत्तरों को व्युत्पन्न करने की अनुमति देते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। वे साक्षात्कारकर्ताओं द्वारा शीघ्रता से प्रबंधन किए जा सकते हैं, ये गलत है। तो ए और सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुदैर्ध्य अनुसंधान का प्रकार नहीं है? अनुदैर्ध्य अनुसंधान का प्रकार नहीं है। तो प्रतिनिध्यात्मक अध्ययन, उपनति अध्ययन या भविष्याक्षी अध्ययन। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, प्रतिनिध्यात्मक अध्ययन नहीं है। अनुदैर्ध्य अध्ययन एक शोध विधि है जिसमें एक विशिष्ट समय अंतराल के माध्यम से एक घटना को मापा जाता है और यह अनुक्रमित तरीके से विश्लेषण और निरीक्षण करने के लिए काम आते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला कि किसी परीक्षण का पी मान प्रतिदर्श के आकार पर निर्भर करता है। ये क्या सही है या अगला पढ़ते हैं कि वो क्या है। दूसरा है कि यदि प्रतिदर्श बहुत छोटा होता है तो हो सकता है कि महत्वपूर्ण अंतर सांख्यिकीय रूप से सार्थक ना हो। तो देखिए इसका एक और दो दोनों सही है कि किसी परीक्षण का जो पी मान होता है प्रतिदर्श के आकार पर निर्भर करता है और यदि प्रतिदर्श बहुत छोटा होता है तो हो सकता है कि महत्वपूर्ण अंतर सांख्यिकीय रूप से सार्थक न हो। अतः दोनों कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न जो एक माप की अवधारणा के लिए अभिकल्पित किया गया है क्या वह वास्तविक रूप से उस अवधारणा को अभिव्यक्त करता है? यह किससे संबंधित है? तो ये मापन वैधता से है। आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। प्रश्न जो एक माप की अवधारणा के लिए अभिकल्पित किया गया है क्या वह वास्तविक रूप से उस अवधारणा को अभिव्यक्त करता है? यह किससे संबंधित? यह मापन वैधता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला, विषय वस्तु विश्लेषण प्रलेखों तथा पाठों के विश्लेषण का एक उपागम है जो उन्हें गुणात्मक पदों में विश्लेषित करने का प्रयत्न करता है। दूसरा है विषय वस्तु विश्लेषण एक बहुत पारदर्शी शोध विधि है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन एक असत्य है लेकिन कथन दो सत्य है। तो जो विषय वस्तु है विश्लेषण प्रलेखों तथा पाठों के विश्लेषण का उपागम है जो उन्हें गुणात्मक पदों में विशेषित करने का प्रयत्न करता है, ये गलत है आपका। और दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है कि विषय वस्तु विश्लेषण एक बहुत पारदर्शी शोध विधि है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वेक्षण शोध में अमुक्त प्रश्नों की कमियों की पहचान कीजिए। इनसे प्रणोदित उत्तर चयन को सर्वांगीण बनाने में कठिनाई होती है। इनसे उत्तरदाताओं के उत्तरों स्वाभाविकता का ह्रास होता है और साक्षात्कारकर्ताओं के लिए इनको संचालित करना एक समय साध्य कार्य है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या है? तो इसका ए और बी दोनों सही है कि निम्नलिखित कमियां सर्वेक्षण शोध में अमुक प्रश्नों से संबंधित है। कौन कौन सी कमियां हैं? तो इनमें से उत्तरदाताओं के उत्तरों में स्वाभाविकता का ह्रास होता है और इनमें प्रणोदित उत्तर चयन को सर्वांगपूर्ण बनाने में कठिनाई होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सर्वेक्षण शोध में मुक्त प्रश्नों का लाभ नहीं है? तो लाभ नहीं है। पहला है कि ए उन अन्वेषणकारी क्षेत्रों हेतु उपयोगी है जिसमें शोधकर्ता के पास सीमित ज्ञान है। बी है प्रत्यार्थी अपने शब्दों यानी कि जो उत्तरदाता अपने शब्दों में उत्तर दे सकते हैं और वे व्युत्पत्ति किए जाने हेतु असामान्य प्रत्युत्तरों की स्वीकृति देते हैं। और चौथा यही आपका आंसर है कि वे साक्षात्कारकर्ता और अथवा प्रत्यार्थियों के लिए पूर्ण करने हेतु आसान होते हैं। ये लाभ इसका नहीं है। तो निम्नलिखित कथन सर्वेक्षण शोध में मुक्त प्रश्नों का लाभ नहीं है कि वे साक्षात्कारकर्ताओं और प्रत्यार्थियों यानी कि जो उत्तर देने वाले हैं के लिए पूर्ण संपन्न करने हेतु आसान होते हैं। मुक्त प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका बहुत विस्तृत जवाब देने की आवश्यकता होती है और सामान्य प्रकार के जो मुक्त प्रश्नों में क्या, कहाँ, कब और कैसे जैसे प्रश्न शामिल होते हैं। तो जो भी आपसे मुक्त प्रश्न होंगे उसमें क्या होगा, ये क्या है, ये कहाँ है, कैसे है, कब है, ये सब होगा और इसका आंसर जो बहुत डिटेल में देना होता है। तो ये उसका लाभ नहीं है कि आसान होता है। अगला क्वेश्चन है कि संप्रेषण से संबंधित शक्ति के प्रकारों का क्रम कौन कौन सा है? तो इसका आंसर है EABCD। संप्रेषण से संबंधित शक्ति के प्रकारों का सही क्रम है विधि संगत होना चाहिए, प्रसंगार्थ होना चाहिए, पुरस्कार, निग्रही और अनुनयात्मक होना चाहिए। इसका क्रम है जो कि आपको शुरू से लास्ट तक लगाना है। विधि संगत, प्रसंगार्थ, पुरस्कार, निग्राही और अनुनयात्मक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब अनुसंधानकर्ता का लिंग अध्ययन के प्रतिभागी के व्यवहार को प्रभावित करता है तो इसे क्या कहा जाता है? मनोसामाजिक प्रभाव, मनोवैज्ञानिक प्रभाव, जैव सामाजिक प्रभाव या पर्यावरणीय प्रभाव? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जैव सामाजिक प्रभाव। जब अनुसंधानकर्ता लिंग अध्ययन के प्रतिभागी के व्यवहार को प्रभावित करता है तो इसको जैव सामाजिक समुदाय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनुसंधानकर्ता का कौन सा पहलू किसी अध्ययन के प्रतिभागियों पर मनोसामाजिक प्रभाव डाल सकता है? अनुसंधानकर्ता का कौन सा पहलू अध्ययन के प्रतिभागियों पर मनोसामाजिक प्रभाव डाल सकता है? तो आयु, लिंग, अभिवृत्ति या नस्ल? देखिए, आपको नहीं समझ रहा है कि तो आप रट लीजिए कैसे भी करके। क्वेश्चन अगर आपके नज़र से एक बार भी जाएगा ना और एग्जाम में पूछेगा तो वो आप उसका आंसर आपको याद आ जाएगा। मेरी बात को मानिए और आप इसको रट लीजिए। तो अनुसंधानकर्ता की अभिवृत्ति किसी अध्ययन के प्रतिभागियों पर मनोसामाजिक प्रभाव डालता है। कौन सा प्रभाव? तो मनोसामाजिक प्रभाव डालता है। अगला है चरों में किसी भी प्रकार के हेर फेर के बिना प्राकृतिक वातावरण में मानवों और गैर मानवों के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये प्रेक्षणात्मक अनुसंधान कहलाता है। मानवों और गैर मानवों का जो अध्ययन कहलाता है, व्यवहारिक अध्ययन, क्या कहते हैं? प्रेक्षणात्मक अनुसंधान कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि अनुभाविक अध्ययनों के लिए पोस्टर प्रस्तुति में क्या हो सकते हैं? अनुभाविक अध्ययन के लिए जो पोस्टर है उसकी प्रस्तुति में क्या हो सकते हैं? तो अमूर्त हो सकते हैं, विधि, दर्त यानी कि डेटा, या परिणाम या निष्कर्ष। तो ए, बी, सी, डी और ई सभी हो सकते हैं। अमूर्त भी होंगे, विधि भी होंगे, डेटा भी, परिणाम भी और निष्कर्ष भी सभी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्रतिभागी किसी अध्ययन से बीच में ही बाहर हो जाते हैं जिससे प्रतिदर्श के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है तो इससे आंतरिक वैधता को निम्नलिखित में से कौन सा खतरा हो सकता है? तो ये इसका आंसर है चयन संबंधी खतरा। दूसरा में क्या है? जब प्रतिभागी किसी अध्ययन के बीच में ही बाहर हो जाते हैं तो जिससे प्रतिदर्श के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है तो इसे आंतरिक वैधता को क्षयण संबंधी खतरा कहते हैं। कौन सा? क्षयण संबंधी। ऊपर में मिट गया इसलिए मैं एक्सप्लेनेशन पढ़िए। तो क्षयण संबंधी खतरा हो सकता है। एट्रिशन पूर्वाग्रह आंतरिक वैधता के लिए खतरा है। अगला क्वेश्चन है कि अर्ध प्रयोग आमतौर पर किस में संचालित किए जाते हैं? तो प्रयोगशाला परिवेश में, वास्तविक जीवन परिवेश में, अनुरूपित परिवेश में या छल योजित क्षेत्र में? तो यह है वास्तविक जीवन परिवेश में। अर्ध प्रयोग शोध आमतौर पर वास्तविक घटनाओं पर आधारित होती है और अर्ध प्रायोगिक शोध ऐसा अध्ययन है जिनका उद्देश्य हस्तक्षेपों का मूल्यांकन करना है लेकिन यादृच्छिककरण का उपयोग नहीं करना है। यादृच्छिक परीक्षणों के समान अर्ध प्रयोग का उद्देश्य एक हस्तक्षेप और एक परिणाम के बीच कार्य कारण प्रदर्शित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणवत्ता परक शोध की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? तो बी, डी और ई है इसका आंसर। यह आख्यान है, यह व्याख्यात्मक है और यह अर्थ की सांस्कृतिक संरचना पर ध्यान केंद्रित करता है। तो गुणवत्ता परक शोध की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? तो यह आख्यान है, यह व्याख्यात्मक है और यह अर्थ की सांस्कृतिक संरचना पर ध्यान केंद्रित करता है। ए में है यह उदार तरीके से सांख्यिकी परीक्षणों को प्रयुक्त करता है, ये गलत है। और यह प्रयोगशाला उन्मुखी है, ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से यथार्थवाद के रूप हैं? अनुभाविक, आलोचनात्मक, संकेत विज्ञान या क्रमवाचक? तो ए और बी, अनुभाविक और आलोचनात्मक, ये यथार्थवाद के रूप हैं। अनुभवजन्य अनुसंधान यथार्थवाद का रूप है। अनुभवजन्य अनुसंधान को किसी भी ऐसे शोध के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां अध्ययन के निष्कर्ष ठोस अनुभवजन्य साक्ष्य पर आधारित है और इस अनुभवजन्य साक्ष्य को मात्रात्मक अनुसंधान और गुणात्मक अनुसंधान विधियों का उपयोग करके एकत्र किया जा सकता है। आलोचनात्मक यथार्थवाद में आलोचनात्मक दृष्टिकोण का महत्व अधिक होता है और घटक विसंगतियों का निषेधात्मक और व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण एवं प्रेरणादायक जीवन एवं मूल्य आलोचनात्मक यथार्थवाद के तत्व हैं। इसलिए विकल्प ए सही है। दत्त का वह गुण जिसमें, दत्त बोलते हैं डेटा का, वह गुण जिसमें अनुसंधान परिणाम किसी एक अनुसंधान वातावरण में अवलोकित व्यक्तियों मदों के विशिष्ट प्रतिदर्श से भिन्न स्थितियों पर लागू होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो इसको बाह्य वैधता कहते हैं। इसको बाह्य वैधता कहते हैं। इसको बाह्य वैधता कहते हैं। तो डायरेक्ट हम पढ़ते हैं कि बाह्य वैधता क्या है। तो बाह्य वैधता वह सीमा है जिसमें आप किसी अध्ययन के निष्कर्षों को अन्य स्थितियों, लोगों, सेटिंग्स और उपायों के सामान्यीकृत कर सकते हैं। उसको हम बाह्य वैधता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शोध कार्य में शोध से संबंधित प्रतिभागियों को प्रतिभागिता के स्वरूप, प्रकृति, शोध तथा इसके जोखिम से अवगत कराने की अपेक्षा होती है और जिसे क्या कहा जाता है? तो इसको संसूचित स्वीकृति कहते हैं। संसूचित स्वीकृति कहते हैं। शोध कार्य में शोध से संबंधित प्रतिभागियों को प्रतिभागिता के स्वरूप, प्रकृति,
शोध तथा इसके जोखिम से अवगत कराने की अपेक्षा होती है और जिसे संसूचित सहमति इन्फॉर्म्ड कंसेंट कहा जाता है। संसूचित सहमति अनुसंधान नैतिकता के संस्थापक सिद्धांतों में एक है। इसका इरादा यह है कि मानव प्रतिभागी स्वतंत्र रूप से पूरी जानकारी के साथ अनुसंधान में प्रवेश कर सकते हैं कि उनके लिए भाग लेने का क्या मतलब है और वे अनुसंधान में प्रवेश करने से पहले सहमति देते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? संसूचित स्वीकृति यानी कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शोध संघटकों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, DABEC। सबसे पहले आएगा शोध प्रश्न उद्देश्यों का निरूपण, फिर आएगा शोध योजना तैयार करना, फिर आएगा आंकड़े एकत्र करना और फिर आएगा आंकड़ों का विश्लेषण और सी में है निष्कर्ष। सबसे लास्ट में आपका निष्कर्ष निकालना हो जाएगा और सबसे पहले आपका हो जाएगा शोध प्रश्न या उद्देश्यों का निरूपण करना। तो आप इसको लिख के एक बार बैठा लीजिएगा अच्छे से और पढ़ लीजिएगा 1-2 बार। नेक्स्ट है संसंबंधीय शोध में निर्भर चर किस रूप में भी जाना जाता है? तो कसौटी चर या क्राइटेरियन वेरिएबल के रूप में जाना जाता है। जो सहसंबंधी शोध है में निर्भर चर यानी कि जो डिपेंडेंट चर होता है वो किस रूप में भी जाना जाता है? तो कसौटी चर यानी कि क्राइटेरियन वेरिएबल के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है वह प्रक्रिया जिसमें वैज्ञानिक शोध और प्रत्ययों का विषय के विशेषज्ञों के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसको समकक्षी यानी कि पीयर समीक्षा कहते हैं। समकक्षी पीयर ग्रुप्स बोलते हैं ना, जो एक साथ जो लोग पढ़ेंगे तो उसको पीयर ग्रुप बोलते हैं। तो समकक्षी वैसे ही जो साथ में रहते हैं तो उसको समकक्षी समीक्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान शोध में सिद्धांत का प्रयोग महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रदान करता है शोध का औचित्य प्रदान करता है। इसलिए सामाजिक विज्ञान शोध में सिद्धांत का प्रयोग महत्व है क्योंकि यह शोध का औचित्य देता है। व्यक्ति रेखी रूपरेखा नहीं देता है, अतिरेक साहित्य नहीं देता है, मात्रात्मक आंकड़े नहीं देता है, बल्कि शोध का औचित्य देता है। अगला हमारा स्टेटमेंट वाला कि मात्रा परक शोध में वर्णनात्मक और अनुमानिक सांख्यिकी को प्रयुक्त किया जाता है और दूसरा गुणवत्ता परक शोध में जांच के कार्य क्षेत्र में व्यापक विषयक सरोकार सम्मिलित होते हैं। तो कौन से विकल्प सही है बताइए? स्टेटमेंट दोनों सही है। मात्रात्मक परक शोध डेटा को विकसित और उपयोग करके प्रश्नों को हल करने का एक अधिक सुरक्षित दृष्टिकोण है और यह विभिन्न आंकड़ों का प्रयोग करके 2 चरों के मध्य कारण और प्रभाव संबंध स्थापित करता है। मात्रा परक शोध में वर्णनात्मक और अनुमानिक सांख्यिकी को प्रयुक्त किया जाता है। गुणवत्ता परक शोध में जांच के कार्य क्षेत्र में व्यापक विषयक सरोकार सम्मिलित गुणवत्ता परक शोध का उपयोग लोगों के अवलोकन और व्याख्या के आधार पर मानव व्यवहार, दृष्टिकोण, विचार, अनुभव आदि की समझ विकसित करने के लिए किया जाता है। तो 1 और 2 दोनों सही है। देखिए हो सकता है आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा लेकिन ये मैं नहीं पूछ रही, ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए 2023 का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है कि अनुसंधान प्रक्रिया में शामिल निम्नलिखित चरणों के सही क्रम को बताइए। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अनुसंधान समस्या की पहचान करना सबसे पहले, फिर साहित्य की समीक्षा करना, फिर प्रदत्त संग्रहण करना, फिर प्रदत्तों का विश्लेषण और उनकी व्याख्या करना और लास्ट में हो जाएगा अनुसंधान परिणाम की रिपोर्टिंग करना। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला कि सामाजिक विज्ञान के शोध में जेंडर पद को विरल अवसरों पर वरीयता दी जाती है। क्या ये सही है? तो ये गलत है। सामाजिक विज्ञान के शोध में जेंडर को विरल अवसरों पर वरीयता नहीं दी जाती है। दूसरा है जेंडर पद जैविक विशेषताओं से संबंधित भिन्नताओं की समाज शास्त्रीय और सांस्कृतिक संरचना है। तो हाँ ये सही है। तो देखिए आज आपका मैं 85 क्वेश्चन करवाऊंगी और कल मैं कोशिश करूंगी और ज़्यादा क्वेश्चन का बढ़ाऊँ क्योंकि अभी बहुत सारे टॉपिक है और समय बहुत कम है। और सब देखिए आपको मैं एक बात बता दूं कि आप पढ़ रहे होंगे अच्छे से, मुझे पता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा टाइम देके पढ़ रहे होंगे, अपना पूरा एफर्ट लगा रहे होंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के ही जाना आपका सब मतलब उसको देख के कि क्वेश्चन का क्या पैटर्न है। आप बहुत पढ़ रहे हैं लेकिन क्या पढ़ रहे हैं कि आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं ये जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। आपको बहुत बड़ा विद्वान नहीं बनना है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। विद्वान बनने के लिए आपको 5 साल PhD करने का टाइम मिलेगा और आप पढ़ते रहिएगा, विद्वान बनते रहिएगा, लेकिन यहाँ पे आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। अपने दिमाग में इस बात को बैठाइए और आपको रटना है, रटिए, समझना है, समझिए, जैसे करना है, जो करना है आप उसको करिए, लेकिन एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए। बस आपका ये एक ही मोटिव होना चाहिए। इसलिए ये भी पढ़ने में मुझे भी बहुत बोरिंग लग रहा है लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। आज ही मैं 500 क्वेश्चन पढ़ी हूँ। अभी तक के जितने भी पूछे गए हैं मैंने सारे आपको जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन थे मैंने सारे आज ख़त्म किए और तब मैं आपका ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।